नमो नमः। जैसा कि हम संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों को पढ़ चुके हैं, जो कि 10वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार हम उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जो कक्षा बनाने जा रहे हैं, संधि की कक्षा है। दोनों व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों का सार, अर्थात बिल्कुल समरी शॉर्ट में हम समझेंगे कि व्यंजन संधि में क्या होगा और विसर्ग संधि में क्या होगा। हम पहले देखते हैं, सबसे पहले व्यंजन संधि का सार। व्यंजन संधि या हल संधि, तो देखिए जो हमारे 10वीं के पाठ्यक्रम में है, हमारे पाठ्यक्रम में 5 व्यंजन संधि के 5 भाग हैं। स्तुत्व संधि, अष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, चरत्व संधि और अनुस्वार संधि। पहले सबसे बात करें, पहले नंबर 1 पर स्तुत्व संधि, अर्थात स्तव इष्टुनाश्चु। स्तव इष्टुनाश्चु, इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ नियम लिखा हुआ है कि स दंते सकार अथवा त वर्ग, दंते सकार अथवा त वर्ग के बाद में या पूर्व में तालव्य शकार या फिर च वर्ग, च वर्ग का कोई भी वर्ण आता हो, च छ ज झ ये, इसी प्रकार त वर्ग का कोई सा भी वर्ण हो, त थ द ध न, तो जो दंते सकार है उस दंते सकार के स्थान पर तालव्य शकार हो जाएगा, तथा त वर्ग त थ द द न के स्थान पर क्रमानुसार प्रथम वर्ण को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय, तृतीय को तृतीय, इस प्रकार क्रमशः च वर्ग आदेश हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण देखे इसके, सत प्लस चित, यहाँ पर च वर्ग है, आगे त है, तो त को प्रथम वर्ण है तो इसको प्रथम वर्ण हुआ और शब्द बना सच्चित। ऐसे हरीश प्लस सेते, पीछे यहाँ पर तालव्य शकार है, आगे दंते शकार है, तो दंते शकार के स्थान पर भी तालव्य शकार हुआ और शब्द बना हरि शेते। यहाँ पर देखिए यज प्लस न, अब यहाँ पर त वर्ग पीछे है, आगे नहीं है, त वर्ग पीछे है, त वर्ग का अंतिम वर्ण है पांचवा वर्ण न, त थ द द न, तो इसके स्थान पर आगे च वर्ग है, तो इस त वर्ग के न के स्थान पर ये हो जाएगा ये, और ज और ये से मिलके बनता है गे से ज्ञानी ज्ञ, तो ये इस प्रकार ये यज प्लस न बनेगा यज्ञ। दूसरी जो देख हमने संधि पढ़ी थी इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि इष्टुनाष्टु, अर्थात वही स या त वर्ग के बाद में या पहले श या ट वर्ग, पहले यहाँ पर तालव्य श और च वर्ग होना चाहिए, लेकिन इष्टुत्व संधि में अब यहाँ पर मूर्धन्य श हो या ट वर्ग हो, ट ठ ड ढ अण। तो अब देखें, यदि स या त वर्ग के बाद में या पूर्व में श या ट वर्ग यानी कि मूर्धन्य शकार या ट वर्ग हो, तो दंत्य शकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार तथा त वर्ग के स्थान पर क्रमशः क्रमानुसार ट वर्ग आदेश हो जाता है। त वर्ग का जो वर्ण जिस क्रमांक का वर्ण होगा, यदि चतुर्थ वर्ण है तो चतुर्थ, द्वितीय है तो द्वितीय, तृतीय है तो तृतीय, इस प्रकार आदेश हो जाता है। जैसे देखिए तत् प्लस टीका, यहाँ पर आगे त वर्ग का वर्ण है और पीछे ट वर्ग है, इस वजह से त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग का प्रथम वर्ण होगा और शब्द बनेगा तट्टिका। इसी प्रकार श्रीष प्लस ती, अब यहाँ पर देखिए पीछे त वर्ण है और आगे मूर्धन्य शकार है, तो मूर्धन्य शकार के कारण ये त है, ये ट में बदलेगा और शब्द बनेगा सृष्टि। ऐसे ही कृष प्लस न है, न त वर्ग का पांचवा वर्ण है, त थ द ध न, तो इस न के स्थान पर अण होगा, ट वर्ग का पंचम वर्ण, ट ठ ड ढ अण, और यह शब्द बनेगा कृष्ण। ऐसे ही अगली संधि की बात करें, जसत्व संधि। जसत्व संधि आपके 10वीं के जो सिलेबस में है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण आदेश करना है, परंतु फिर भी इसके दोनों भाग हम देख रहे हैं, दोनों भाग का मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बना दिया गया है। जैसे पहला भाग है कि पदांत जल हो, झल वर्ण हो, लेकिन पदांत तो पद के अंत में हो तथा उसके बाद में कोई भी पंचम वर्ण या फिर ये व र ल के को छोड़ करके अन्य कोई सा भी स्वर व्यंजन हो सकता है। कहने का अर्थ है पंचम वर्ण और ये व र ल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी वर्ण हो। तो अगर ऐसी स्थिति है तो पूर्व में जो झल वर्ण है उस झल वर्ण के स्थान पर आपके जो है जस आदेश हो जाएगा। जस का मतलब है जबगढ़ 10 यानी कि वर्गों के तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। झल में आपके झबय घड़ 10, जबगढ़ 10, खप चटत चटतव, कपय ससर हल। तो हम कहें कि इसमें जो झल के अंतर्गत है आपके प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण तथा श श श ह ये शामिल हो जाते हैं। तो आगे इनमें से कोई सा भी वर्ण पदांत में हो और उसके पीछे पंचम वर्ण और ये व र ल को छोड़ करके कोई सा भी स्वर या कोई सा भी व्यंजन हो, तो हम उस पदांत झल के स्थान पर जस आदेश कर देंगे। जस का मतलब है वर्गों के तृतीय वर्ण, और जहां तक संभावना है आपको झल जो है उसमें से आपको पहला वर्ण ही ज्यादातर मिलेगा और पहले वर्ण के स्थान पर हमें तृतीय वर्ण आदेश
करना है। जैसे देखिए जगत, यहाँ पहला वर्ण है त, पीछे ईश्वर है, यानी कि ये ना तो ये वर्ण में से शामिल है और ना पंचम वर्ण है, तो ईश। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण, देखिए ध्यान रहे जिस वर्ग का प्रथम वर्ण है उसी वर्ग के तृतीय वर्ण का हमें आदेश करना है। तो त है, प्रथम वर्ण है तो त थ द द, तो यहां पर शब्द बना हमारे पास जगत, और इसको जब ईश को मिलाया तो जगदीश, जगदीश शब्द सामने आया। ऐसे सठ प्लस आनंद। अब यहाँ ट है, ट वर्ग का प्रथम वर्ण है तो इसको ट वर्ग का ही तृतीय वर्ण आदेश होगा, और ट वर्ग का तृतीय वर्ण होगा ट ठ ड ड ड ड, तो ये स ड, इसके बाद आ मिलाया स्वर और शब्द बन गया सडानन, सडानन। इसी का जो दूसरा भाग है वो बात करता है अपदांत। देखिए पदांत और अपदांत, पदांत का मतलब है एक शब्द पूरा हुआ उसके अंत में, और अपदांत का मतलब है शब्द के मध्य में। जैसे ये सिद्धि एक पूरा शब्द है लेकिन तोड़ा कहां से, बीच में से, सिद्ध प्लस धी, तो ये हो गया अपदांत। यदि मध्य में से तोड़ा जाता है शब्द को, पद को, तो वो अपदांत होगा, और अंत में है तो वो होगा पदांत। तो यहां पर अब बात करते हैं अपदांत की। तो अपदांत कि अपदांत झल हो, जल वर्ण हो लेकिन वो अपदांत का हो, और उसके बाद झस, झस का मतलब है वर्गों के तीसरे या चौथे वर्ण में से कोई सा भी वर्ण हो, झस वर्ण हो। तो फिर पूर्व में जो अपदांत झल है उसके स्थान पर तृतीय वर्ण जस, जस आदेश हो जाएगा, ज ब ग ड़ द, तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे देखें सिद्ध प्लस धी, तो यहां आगे देखें तो आगे चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है लेकिन ये अपदांत है क्योंकि मध्य में से है। पीछे भी चतुर्थ वर्ण है, जैसा होना चाहिए तीसरा या चौथा वर्ण, तो यहाँ पर पीछे चौथा वर्ण है। तो ये जो ध है, इस ध को आदेश हुआ द, द तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण आदेश हुआ और शब्द बना सिद्धि। ऐसे देखिए दुग, घ से घड़ी है, दुग प्लस धम, दुग प्लस धम, घ है चतुर्थ वर्ण है, इस चतुर्थ वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हुआ और शब्द बना दुग्धम, दुग्धम। तो इस प्रकार हम कहिए जसत्तु संधि है। चरत्तु संधि, चरत्तु संधि में होता क्या है, जसत्तु संधि में प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश करना था, जबकि आपको चरत्तु संधि में तृतीय वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण आदेश करना है। इसमें भी क्या होगा, झल। देखिए आप यहां पर जसत्तु संधि में भी झल है, इधर से आपके चरत्तु संधि में भी पूर्व में झल वर्ण होगा। तो झल वर्ण के बाद यहां पर खर वर्ण हो, खर, खर का मतलब ख फ छ ठ त च ट त व क प य श श सर। तो इसमें हम कहें कि वर्गों के पहले वर्ण, वर्गों के दूसरे वर्ण श श श, ये यदि बाद में हो तो फिर हम झल के स्थान पर चर आदेश करेंगे। चर, चर का अर्थात हम कहें कि इसमें वर्गों के प्रथम वर्ण शामिल होते हैं चर में, चर प्रत्याहार में। तो जो ऊपर जो वर्ण है तृतीय वर्ण है, या फिर हम कहें झल में से कोई वर्ण है, तो उसके स्थान पर उसी के वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। और आपके एग्जाम में तृतीय वर्ण होगा, आपको तृतीय वर्ण को पहला वर्ण करना है। देखिए जैसे वृक्षाद, यहाँ द है, ये तृतीय वर्ण है, हमें इसी के वर्ग का पहला वर्ण करना है। द तृतीय वर्ण है त वर्ग का, तो त वर्ग का पहला वर्ण है त, और इसलिए हमने शब्द बनाया वृक्षात। फिर पीछे शब्द है पतति, पतति। पीछे के शब्द में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, वो वैसा का वैसा ही लिख देना है। ऐसे ही उद, उद प्लस तीर्ण। अब यहाँ तृतीय वर्ण है, तृतीय वर्ण को हमने पहला वर्ण बनाया त, और ये उत हो गया, और तीर्ण, जब उत और तीर्ण को मिलाया तो शब्द बना उत्तीर्ण। इसी प्रकार उद प्लस पन्न, उद प्लस पन्न, तो ये भी तृतीय वर्ण है। तो इस तृतीय वर्ण जो द के स्थान पर त हुआ और शब्द बनेगा उत्पन्न, उत्पन्न। तो अर्थात इसमें ज्यादातर जो होंगे हमें तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण आदेश करना है। व्यंजन संधि की जो अंतिम संधि आपके पाठ्यक्रम में है वो है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि अर्थात म के स्थान पर हम अनुस्वार आदेश करेंगे, लेकिन कहां करेंगे कि यदि कोई पदांत है, यानी कि पूरा पद है और उस पद के अंत में म है, हलंत म है, आधा म है, तो फिर और उसके बाद में कोई भी हल हो या कोई भी व्यंजन हो, यदि कोई भी उसके पश्चात व्यंजन है तो हम उस पदांत जो म है उस म के स्थान पर अनुस्वार आदेश कर देंगे, उसको अनुस्वार बना देंगे। जो पदांत म है उसको अनुस्वार में बदल देंगे। हाँ, ध्यान रहे कि यदि पदांत म के बाद कोई स्वर है तो फिर हम उस म को नहीं बदलेंगे अनुस्वार में, या तो म का म ही रहने देंगे या फिर उस म को बाद वाले स्वर में मिला देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर अगर व्यंजन है तो हम अनुस्वार बनाएंगे इसको। जैसे देखिए सत्यम प्लस वद, आगे म है लेकिन पीछे व है जो कि एक व्यंजन है, तो हम इस म को इससे पूर्व वाला जो वर्ण है उसके ऊपर अनुस्वार बना देंगे, शब्द बनेगा सत्यम वद, सत्यम वद। इसी प्रकार स्वयं प्लस वरह, अब यहाँ पर जो म है, म के बाद व है जो कि व्यंजन है,
तो ये म जो है ए के ऊपर अनुस्वार के रूप में लग जाएगा और शब्द बनेगा स्वयंवरः। इसी प्रकार त्वम प्लस पटसी, तो त्वम में जो म है इसके बाद प जो है व्यंजन है, तो ये म है ये त्व के ऊपर बैठ जाएगा और अनुस्वार बन के और शब्द बनेगा त्वम पटसी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमने व्यंजन संधि पढ़ी ये उसका सार है। अगर इस सार को भी हम अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बिल्कुल आप बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से आपके परीक्षा में व्यंजन संधि से पूछे जाने वाले प्रश्नों को अच्छे से हल कर देंगे। क्योंकि आपसे वहां दो ही प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो संधि विच्छेद देकर के संधि युक्त पद पूछा जाएगा, या फिर आपसे संधि युक्त पद देकर के उसका संधि विच्छेद करवाया जाएगा और साथ में आपको संधि का नाम लिखना है। चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि का सार। अब बात करते हैं हम विसर्ग संधि के सार का। विसर्ग संधि को बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझने के बाद आप व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को बड़े आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि हमने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पहले विस्तार से पढ़ा, उसके उदाहरणों को अच्छे से जाना और तत्पश्चात अब एक सार हम समझ रहे हैं। तो इसको आप एक बार अच्छे से सुनने के बाद और थोड़ा उदाहरणों का अभ्यास करने के बाद आपको बिल्कुल व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बहुत ही आसान लगने लगेगी। देखते हैं सार। जैसे विसर्ग संधि में अपने पास पाठ्यक्रम में 10वीं में 4 संधियां दे रखी है। पहली है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग का लोप होगा, अर्थात हमें विसर्ग का लोप करना है। अब किस कंडीशन में विसर्ग का लोप होगा? देखिए, विसर्ग का लोप तब होगा जब विसर्ग हो, विसर्ग के पूर्व में ह्रस्व अ हो और विसर्ग के बाद में ह्रस्व अ से भिन्न कोई भी स्वर हो, आ ई उ री ली कुछ भी हो, परंतु अ नहीं होना चाहिए बाद में। अगर ऐसी परिस्थिति है, ऐसी स्थिति है कि विसर्ग मध्य में है और आगे ह्रस्व अ है और बाद में ह्रस्व अ से भिन्न कोई स्वर है, तो फिर मध्य में जो विसर्ग है उस विसर्ग का लोप हो जाएगा। इस विसर्ग का हम लोप कर देंगे। जैसे देखिए कृष्ण प्लस एति, यहां पर विसर्ग से पूर्व अ है लेकिन पीछे ए है होने के कारण यहां पर हमने विसर्ग का लोप किया और बाकी वैसा का वैसा शब्द लिख दिया। कुछ परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ विसर्ग को मध्य से हटा देना है और बाकी पूरा शब्द वैसा का वैसा ही लिख देना है और हमने लिख दिया कृष्ण एति। ऐसे ही सिंह प्लस इदानीम। अब यहां पर अ है, सिंह में अ है विसर्ग से पूर्व, लेकिन विसर्ग के बाद ई है जो कि अ से भिन्न है। अतः हम जब इसमें विसर्ग का लोप कर देंगे और विसर्ग का लोप करने के बाद शब्द बनेगा सिंह इदानीम, सिंह इदानीम। अब दूसरी जो संधि दे रखी है उत्व संधि। उत्व संधि अर्थात विसर्ग के स्थान पर अपने को उ आदेश करना है। तो देखिए, विसर्ग के स्थान पर उ करेंगे, लेकिन इसमें भी दो परिस्थितियां हैं। एक कि पीछे स्वर हो यानी कि ह्रस्व अ हो, और दूसरी परिस्थिति है कि पीछे हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। तो पहले देखिए, पूर्व में अ हो, विसर्ग के पूर्व में भी ह्रस्व अ हो और बाद में भी ह्रस्व अ हो, तो फिर जो विसर्ग है उसके स्थान पर उ हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर होगा उ, उ पूर्व वाला जो अ है इससे मिलकर के बन जाएगा ओ, और ये ओ बाद वाले अ से मिलकर के जो पूर्व रूप संधि होगी तो हमारे पास बन जाएगा ओ। तो यहां पर हम कहें कि यदि ऐसी परिस्थिति है कि विसर्ग के पूर्व में भी अ है और बाद में भी ह्रस्व अ है, तो विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाएगा और पीछे वाला जो अ है वो पूर्ण रूप होकर के और ओ में मिल जाएगा, परंतु अपने स्थान पर अवग्रह चिन्ह वो छोड़ करके जाएगा। तो हमारे पास ऐसी परिस्थिति होगी। इसी का जो दूसरा हम रूप देखें कि पूर्व में ह्रस्व अ होगा, विसर्ग के पूर्व में ह्रस्व अ है लेकिन बाद में ह्रस्व अ न होके हस प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा। हस प्रत्याहार हय वरट लण यम गणनम जब गढ़ 10, इनमें से कोई सा भी वर्ण जब हमारे पास होगा तो देखें कि यहां पर इसको होगा विसर्ग के स्थान पर होगा उ, उ होने के बाद ये अ उ से मिलेगा और यहां पर गुण संधि होगी। आदि गुण सूत्र से गुण संधि होकर के अ और उ मिलके हो जाएगा ओ, अ और उ मिलके हो जाएगा ओ। अब देखिए, पीछे हस है, कोई अ नहीं है कि हम अवग्रह करेंगे, तो यहां पर जब पीछे कोई व्यंजन है यानी कि हस प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो हम पीछे अवग्रह चिन्ह नहीं लगाएंगे। देखिए इसके उदाहरण, जैसे श प्लस अपि, यहां पर पूर्व में भी अ है विसर्ग के पूर्व और बाद में भी अ है, तो ये पूर्व वाला इस विसर्ग को उ हुआ जो पूर्व वाले अ से मिलकर के ओ हो गया यानी कि सो बन गया। फिर ये अ है, ये इस ओ में आके मिला और अपने स्थान पर इसने अवग्रह चिन्ह छोड़ा और शब्द बना सो अपि। इसी प्रकार बाल प्लस अस्ति, तो यहाँ बाल में अ है और इसके बाद पीछे भी अ है अस्ति में, तो ये विसर्ग को उ होगा जो पूर्व वाले अ में मिलकर के ओ हो जाएगा और बाद वाला अ अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित होकर इसमें मिल जाएगा, शब्द बनेगा बालो अस्ति। दूसरा जो हमने हस प्रत्याहार,
तो देखिए आप मनः प्लस हर, हर जो है ह जो वर्ण है ये हर्ष प्रत्याहार में आता है। हर्ष प्रत्याहार में इसका आने के कारण हम इस जो विसर्ग है इसके स्थान पे ऊ करेंगे और ऊ और पूर्व वाला अ मिलके ओ बनेगा, पीछे का अवग्रह नहीं होगा कुछ भी, तो मनो और पीछे का ऐसा कैसा है हर। इसी प्रकार यशः प्लस धा, यशः प्लस धा, तो विसर्ग है, पूर्व में अ है, विसर्ग को ऊ हुआ, पूर्व अ मिलके ओ हुआ और धा शब्द मिलाया तो यशोदा। रुकिए यहाँ पर धा सॉरी दा, यशोदा, तो यहां पर यशोदा, यश को देने वाली यशोदा। अब यहां पर अगली जो संधि है ऋत्व संधि। ऋतु संधि, ऋतु संधि में देखिए इससे पहले विसर्ग लोप में आगे भी अ होना चाहिए, फिर उतु संधि की बात करें उसमें भी विसर्ग के पूर्व अ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो अगली संधि है यानी कि ऋतु संधि, इसमें विसर्ग होगा लेकिन विसर्ग से पूर्व अ आ से भिन्न कोई भी स्वर होगा, बाद में अश प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा। अश प्रत्याहार जिसमें स्वर, सारे स्वर शामिल होते हैं, वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण शामिल होते हैं और ये व ल शामिल होते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो जो विसर्ग का जो विसर्ग है उस विसर्ग को रू होता है, जो इत संज्ञा होकर के हमारे पास सिर्फ र शेष रहता है। देखिए जैसे यजु, यहाँ पर मात्रा जो है विसर्ग से पूर्व ऊ की यानी अ आ की नहीं है, तो इस ऊ की मात्रा के कारण ये जो विसर्ग है ये र में परिवर्तित होगा और र में परिवर्तित होने के बाद ध्यान रहे र इस व के आगे है, इसलिए ये र जो बनेगा ये र जो बनेगा ये यहां से व के ऊपर जाएगा और शब्द बनेगा यजुर्वेद, यजुर्वेद। ऐसे ही चतु प्लस मुख, तो इस विसर्ग को जो र होगा और र जाएगा म के ऊपर और शब्द बनेगा चतुर्मुख। इसी प्रकार आशी ही प्लस वाद है, विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे र हुआ, र गया व के ऊपर और शब्द बना आशीर्वाद, आशीर्वाद। इसी प्रकार इसमें एक संधि है सतु संधि। सतु संधि जैसा देखें तो यहाँ पर दंते सकार लिखा हुआ है, तो ये कन्फर्म है कि इसमें विसर्ग के स्थान पर दंते सकार ही आदेश होगा। देखिए कि कोई भी आगे स्वर हो, क्योंकि विसर्ग स्वर के ही लगेगा। अब ये शर्त नहीं है कि कौन सा स्वर हो, कोई सा भी स्वर आगे हो सकता है। तो आगे स्वर हो, उसके बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार हो। खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण यदि विसर्ग के बाद है तो फिर हम विसर्ग के स्थान पर दंते शकार आदेश कर देते हैं, दंते शकार। अब लेकिन जैसे अब खर प्रत्याहार में पहला और दूसरा वर्ण आता है और स आते हैं, तो यहां पर देखें कि यदि विसर्ग के बाद श दंते सकार हो या फिर त और थ हो, तो ऐसी यदि परिस्थिति है तो विसर्ग के स्थान पर दंते शकार होगा और दंते शकार ही रहेगा। परंतु यदि विसर्ग के बाद में तालव्य शकार या फिर च या छ में से आता है कोई भी, तो विसर्ग के स्थान पर तो दंते शकार ही होगा नियमानुसार, परंतु यहाँ पर पीछे तालव्य शकार और छ आने के कारण इसमें इश्चुत्व संधि का अधिकार आ जाता है और स्तव इष्टुनाश्चु सूत्र से इस विसर्ग के स्थान पे जो दंते शकार आदेश हुआ है, विसर्ग के स्थान पे तो हुआ दंते शकार, लेकिन दंते शकार को तालव्य शकार आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम देखें विसर्ग के बाद यदि मूर्धन्य शकार या फिर ट या ठ, ट वर्ग के दोनों प्रथम और द्वितीय वर्ण में से कोई भी वर्ण है तो फिर इस विसर्ग के स्थान पर दंते शकार होगा, परंतु पीछे मूर्धन्य शकार या ट या ठ वर्ग होने के कारण यहाँ पर जो है ष्टुतु संधि होगी और स्तव इष्टुनाष्टु जो है इष्टुनाष्टु सूत्र लगेगा और उससे ये जो दंते शकार है इसको मूर्धन्य शकार हो जाएगा। देखिए उदाहरण देखते हैं, जैसे बाल प्लस तत्र, यहाँ पर जो है विसर्ग है और विसर्ग के बाद त वर्ग है, त होने के कारण यहाँ पर इसको दंते शकार होगा, परिवर्तित नहीं होगा। भक्त प्लस सेवते है, तो यहाँ पर भक्त जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पे पीछे दंते शकार है तो इसको भी दंते शकार ही होगा और शब्द बनेगा भक्त सेवते। इसलिए आगे देखिए राम प्लस च, अब यार राम विसर्ग है लेकिन इसके बाद क्या है च, च होने के कारण इस विसर्ग को दंते शकार होगा, लेकिन च होने के कारण दंते शकार आपके तालव्य शकार में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा रामश्च। इसी प्रकार भक्त प्लस शोभते, भक्त जो विसर्ग है तो विसर्ग के बाद आपके जो है तालव्य शकार है और तालव्य शकार होने के कारण इसको जो है दंते शकार के स्थान पर क्या हो जाएगा तालव्य शकार और शब्द बनेगा भक्त शोभते, भक्त शोभते। इसी प्रकार तृतीय जो है चतु प्लस टीका, अब यहाँ पर चतु विसर्ग है, विसर्ग को दंते शकार हुआ लेकिन पीछे ट होने के कारण इस स को आपके मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा। अंतिम जो उदाहरण है चतु प्लस षष्ठी, इसमें विसर्ग है, विसर्ग को जो है आपके
दंते सकार हुआ और दंते सकार के स्थान पर पीछे मूर्धन्य सकार होने के कारण मूर्धन्य सकार आदेश हुआ और शब्द बना चतुष्षष्ठी। चतुष्षष्ठी। इस प्रकार ये विसर्ग संधि का जो सार है ये कंप्लीट हुआ और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों हमने पूर्ण रूप से पढ़ ली है, पहले विस्तार से पढ़ी और अब इनका सार भी हमने जाना। अब बस कमी है तो वह आपके अभ्यास की है। अब देखिए आप कितना अभ्यास करते हैं, क्योंकि जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप जो है अधिक अंक प्राप्त करोगे। 4 अंक की संधि है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बोर्ड परीक्षा में 4 में से 4 अंक प्राप्त करोगे संधि के। तो आप अच्छे से अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।